नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ICDS एकेडमी के वीडियो सेशन में। इससे पहले हम पॉलिटी, करंट और MPGK के कुछ वीडियोस को कवर कर चुके हैं। आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं से के लिए उपयोगी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। यह इसका पहला वीडियो है। जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, जो पहला टॉपिक दिया है वो दिया है इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम इस वीडियो में पूरा इसे कवर करेंगे। वैसे तो यह एक अलग ही सब्जेक्ट है जिसकी पढ़ाई या जिसके अध्ययन के बारे में काफ़ी विस्तृत हो सकता है, लेकिन हम इसे एग्ज़ाम पर्पज़ से जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो सेशन को। इस वीडियो सेशन को, जिसमें हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी या इसका अन्य नाम विद्युतिकी है, इसको कवर करेंगे। तो जैसा कि आप इसका टाइटल देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप क्या समझते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिकी, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और उन अनुप्रयोगों को सम्मिलित करके अध्ययन किया जाता है जिनमें निर्वात या किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, प्रवाह और नियंत्रण से संबंधित जो भी कंसेप्ट होते हैं, अवधारणा होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित जो युक्तियाँ है वो डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर या IC जिन्हें हम कहते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक की या इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की शाखा है। इसके बारे में आप जानकारी रखिए। यह सामान्य जानकारी है जिससे प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। विज्ञान की इस शाखा को आप शुरू करते हैं। इसे समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियों को समझना होगा। वैसे अगर हम देखें तो विद्युत के प्रवाह और विद्युत को लागू करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके आधार पर पदार्थों को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक चालक, दूसरे कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो सकती है, तथा कुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं हो सकती है। जैसे चालक के अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें अधिकांश धातुएं आ जाएंगी, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि इसमें सम्मिलित है। इसी के साथ अगर हम बात करें कुचालक की, तो इसमें आपके जो भी नॉन मेटल्स है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। ग्रेफाइट को छोड़ दें तो बाकी सभी नॉन मेटल्स या अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ये सब इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कुचालक और चालक के बीच के गुण पाए जाते हैं, अर्थात इनकी चालकता कुचालक और सुचालक या जो कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं उनके बीच होती है। ऐसे पदार्थ को सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत का संचालन हो सकता है। ये विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन अगर हम सामान्यतः बात करें तो कोई भी अगर चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होने के कारण ही विद्युत का चालन होता है, और किसी चालक के ताप को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है तथा विद्युत की चालकता घटती है। लेकिन अर्धचालक इसके विपरीत होते हैं, जिनमें तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक आदि इसके उदाहरण हैं। तो चलिए आइए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे रिकॉल करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिकी यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी, विद्युतिकी और
इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को हम इसमें कवर करते हैं, जिसमें किसी पदार्थ के अंदर या किसी निर्वात क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, नियंत्रण एवं उनकी गति को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड इसके उदाहरण है, जिसका अध्ययन हम इस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी चालक, कुचालक और अर्धचालक की। चालक सभी धातुएं लगभग विद्युत की सुचालक होती है और इनमें विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है। वही अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक कुचालक और सुचालक के बीच के गुण रखते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अर्धचालकों या सेमीकंडक्टर्स का जो ताप बढ़ाया जाता है उस पर इनकी विद्युत चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध कम होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। कुछ कुचालकों के उदाहरण भी आप ध्यान रखिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करें अर्धचालकों के प्रकार की, तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक अर्धचालक, स्व अर्धचालक या निज अर्धचालक, जिन्हें अंग्रेजी में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे प्रकार के अर्धचालक होते हैं बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो दो प्रकार के अर्धचालक हो गए आपके, आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। आंतरिक या स्व या निज अर्धचालक जो होते हैं, इनमें बाहर से कोई अशुद्धि मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये विद्युत धारा के पर्याप्त रूप में सुचालक होते हैं, इसलिए इनमें बाहर से कोई सब्सटेंस मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है और ये विद्युत के चालन को होने देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाह्य अर्धचालक है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, इनमें विद्युत का जो चालन है वो सामान्यतः बहुत कम होता है, यानी इनकी चालकता बहुत कम होती है। इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें बाहर से अशुद्धियाँ मिलाई जाती है और ये जो अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है, इसे हम डोपिंग कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग वह प्रोसेस है जिसमें अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो अर्धचालक दो प्रकार के हुए, स्व अर्धचालक, निज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक, जिनमें आवश्यकता नहीं होती है अशुद्धि मिलाने की, और दूसरे अर्धचालक हुए बाह्य अर्धचालक, जिनमें अशुद्धियाँ मिलाने की आवश्यकता होती है और यह अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम इसे डोपिंग कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, ये बाह्य अर्धचालक के दो प्रकार हैं। तो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, ये बाह्य अर्धचालक के दो प्रकार हैं। इन्हें आगे हम जानेंगे विस्तृत रूप से। तो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, जो कि बाह्य अर्धचालक का एक प्रकार है, इससे रिलेटेड आपको खास बातें याद रखनी है कि ये जो अर्धचालक होते हैं इनकी वैलेंसी 4 होती है, यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें 5 संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाया जाता है। पेंटावेलेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अशुद्धियों को मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से अर्धचालक में उपलब्ध है वो इन 5 में से 4 के साथ बंध बना लेते हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। इसमें आपका जो अर्धचालक है सिलिकॉन जो पेंटावेलेंट है उसको मिलाया गया है। इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो
इस निज अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक से बंध बना लेते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, और इसी कारण इस प्रकार के अर्धचालक में ऋण आवेश होता है, इसलिए इसे n टाइप के अर्धचालक कहते हैं। n का मतलब है नेगेटिव, इसलिए इसे n टाइप के अर्धचालक कहते हैं। तो आपको n टाइप के अर्धचालक में मेन बातें क्या याद रखनी है कि ये एक बाह्य अर्धचालक का प्रकार है जिसमें 5 संयोजकता वाली अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि n टाइप के अर्धचालक में कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, 5 संयोजकता वाली अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, और 5 संयोजकता वाली अशुद्धियों के कारण इनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन या मुक्त अवस्था में होता है, और इसी कारण इनमें विद्युत का चालन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो n टाइप के अर्धचालक होते हैं उनमें विद्युत का चालन सामान्यतः या मुख्यतः फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं, n टाइप के अर्धचालक में इनमें 5 संयोजकता वाले या पंच संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा सामान्यतः इनमें विद्युत चालन होता है, और तीसरी बात, इनमें नेगेटिव चार्जेस उत्पन्न होता है। उसके बाद दूसरा प्रकार जो आप ये देख सकते हैं, इन टाइप के अर्धचालक के बारे में और डिटेल दी गई है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, एन टाइप के अर्धचालकों की संवहन पट्टी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जबकि संयोजी पट्टी में छिद्रों या होल्स की संख्या कम होती है। ये सब वही बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दूसरा टाइप जो अर्धचालक का है वो है पी प्रकार के अर्धचालक या पॉजिटिव टाइप के जो अर्धचालक हैं। तो जो पॉजिटिव टाइप के अर्धचालक होते हैं उनको आइए समझते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो एन टाइप के अर्धचालक थे उनकी संयोजकता 4 थी, और उनमें 5 संयोजकता वाले तत्व हमने मिलाए थे, जिससे 4 ने बंध बना लिया था और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहा था। इसके कारण ही विद्युत का चालन हो रहा था, उन पर नेगेटिव चार्ज था, इसी कारण उनको एन टाइप के अर्धचालक कहते थे। लेकिन पी टाइप के अर्धचालक जस्ट अपोजिट है। इनमें 5 संयोजकता की जगह 3 संयोजकता वाली अशुद्धियों को मिलाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, बेरियम इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि 3 जो संयोजकता वाली हमने अशुद्धि मिलाई है उसके कारण 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बना लेते हैं, लेकिन एक जगह खाली रह जाती है, यानी एक छिद्र रह जाता है, यानी एक होल रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस उपलब्ध होता है। इस कारण ये जो अर्धचालक है पी टाइप के अर्धचालक, इनमें होल्स या छिद्रों की संख्या अधिक होती है सामान्यतः इलेक्ट्रॉन की बजाय, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और एन टाइप के अर्धचालक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जगह देने की या दाता या डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। तो आपको अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अर्धचालक 2 प्रकार के, स्व अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, बाह्य अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। बाह्य अर्धचालक अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। उसके बाद बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के, एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक। एन टाइप के अर्धचालक जो हुए उनमें 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं, इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं उनमें 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं, इसके कारण 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बना लेते हैं, लेकिन एक होल या छिद्र रह जाता है, जिसके कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। तो ये अभी तक हमने अर्धचालकों के बारे में पढ़ा। अभी हमने पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक पढ़े, उनके बारे में जानकारी हासिल की। अब अगर हम पी टाइप का एक अर्धचालक एन टाइप के अर्धचालक के साथ जोड़ दें तो
क्या होगा, डायोड बनेगा। डायोड का मतलब होता है ऐसा जंक्शन जिसमें दो टाइप के या विपरीत गुणों के तत्व होते हैं। तो पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड को आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। ये एक पीएन जंक्शन है। इसमें आपका पी टाइप का अर्धचालक लेफ्ट हैंड साइड पर है और एन टाइप का अर्धचालक राइट हैंड साइड पर है। एन टाइप के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और पी टाइप के अर्धचालक में होल्स होते हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसलिए पी टाइप का अर्धचालक पॉजिटिव और एन टाइप का अर्धचालक नेगेटिव। लेकिन आप बीच में देख रहे होंगे इसमें डिप्लेशन लेयर जो है या अवक्षय परत जो है, जहाँ पर दोनों जो अर्धचालक है मिलते हैं, उसे अवक्षय परत कहते हैं। यहाँ पर पी टाइप के अर्धचालक में नेगेटिव चार्ज और एन टाइप के अर्धचालक में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये अभी तक हमने समझा कि पीएन डायोड क्या होता है। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं इसको एक तरह से। तो पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक क्रिस्टल युक्ति है जिसमें पी और एन टाइप के अर्धचालक का हम संयोजन करते हैं। इस संयोजन में जिस स्थान पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। वही बात जो हमने पहले समझी है। पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही अपद्रव्य की और एन टाइप के अर्धचालक में दाता अपद्रव्य की अधिकता होती है। वही बात है कि जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और जो पी टाइप के होते हैं उनमें होल्स होते हैं, इसलिए वे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और एन टाइप के अर्धचालक देने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र विद्युत उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद हम बात करें ये जो पीएन संधि डायोड है या पीएन जंक्शन है, इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बात है अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर। इसकी बात पहले ही हम कर चुके हैं। डिप्लेशन लेयर क्या होती है? डिप्लेशन लेयर जहाँ पर पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक का जंक्शन होता है या जहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं, वहाँ पर एक पतली परत के रूप में निर्मित होती है जिसे हम डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी मोटाई सामान्यतः 10⁻⁻7 मीटर होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो 10⁻⁻7 मीटर होती है। उसके बाद विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? पीएन संधि डायोड पर अवक्षय परत बनने के कारण पी भाग में ऋण आवेश और एन भाग में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप अवक्षय परत के दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। इसका मान तापमान पर निर्भर करता है, जिससे इसका प्रकाश 0.1 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। टोटल मिलाकर बात यह है कि जो विभव प्राचीर है या पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होता है कि एन टाइप पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उस साइड पर नेगेटिव चार्ज और एन टाइप के अर्धचालक की साइड पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने से इस पूरे एरिया में एक पोटेंशियल या विभवांतर या विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर पी टाइप के अर्धचालक है और राइट हैंड साइड पर एन टाइप के अर्धचालक हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे और चीज़ें इससे संबंधित अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायसिंग। अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? देखिए अभी तक हमने समझा कि पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन हमने समझा कि पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को हमने जोड़ दिया, इससे पीएन जंक्शन का निर्माण हुआ। अगर हम पीएन संधि जंक्शन को इस प्रकार बैटरी या परिपथ से जोड़ें कि जो पी टाइप का अर्धचालक है वो वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज बैटरी के तथा एन टाइप का अर्धचालक नेगेटिव चार्ज बैटरी के साइड जुड़ा हो, तो इस प्रकार जो निर्माण होगा परिपथ का वो अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायसिंग होगा। ठीक है। उसके बाद
उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बाइसिंग। अगर हम पी टाइप के अर्धचालक, जैसे वो उसका उल्टा है, एंड जिसमें हमने पढ़ा था अग्र अभिनत, उसका उल्टा उत्क्रम अभिनत। पी टाइप के अर्धचालक को हमने उसमें पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ा था तथा एन टाइप को नेगेटिव से, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, बैटरी को पॉजिटिव चार्ज को हम एन टाइप से जोड़ेंगे और नेगेटिव को पी टाइप से जोड़ेंगे। इसे हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है कि पॉजिटिव को एन से और नेगेटिव को पी से जोड़ा गया है। यह उत्क्रम अभिनत या बैकवर्ड या रिवर्स बाइसिंग का एग्जाम्पल होगा। तो अभी तक हमने समझा कि पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन में जो टर्मिनोलॉजी होती है उनको समझा। टर्मिनोलॉजी में हमने पहला समझा डिप्लेशन लेयर को। डिप्लेशन लेयर की मोटाई कितनी होती है, जवाब दीजिए 10⁻⁷ मीटर। और उसके बाद हमने समझा पोटेंशियल बैरियर को। उसके बाद हमने देखा फॉरवर्ड बाइसिंग को और रिवर्स बाइसिंग को। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने पी टाइप का जो सिरा होता है उसको पॉजिटिव साइड से जोड़ा बैटरी के और नेगेटिव साइड को एन से, इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। और जो रिवर्स बाइसिंग या उत्क्रम अभिनत है उसमें हमने इसका जस्ट उल्टा किया। उसके बाद आगे समझते हैं हम डायोड की। तो डायोड की हम बात ही कर चुके हैं। डायोड ऐसी विद्युत युक्ति है जिसमें दो प्रकार के अर्धचालकों को जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। डायोड में दो सिरे होते हैं जिन्हें एनोड व कैथोड कहते हैं। एनोड को धन विभव से और कैथोड को ऋण विभव से जोड़कर परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि डायोड का प्रयोग क्यों किया जाता है या डायोड का क्या उपयोग है परिपथ में। तो डायोड का उपयोग परिपथ में केवल एक दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यह डायोड का उपयोग है, इसे आप ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डायोड का प्रयोग विद्युत धारा के एक दिशा में प्रवाह के लिए किया जाता है परिपथ के अंदर। डायोड के बात करें तो डायोड के कई प्रकार के डायोड होते हैं। जैसे पहला आपको एलईडी दिया हुआ है। एलईडी का आप यहाँ पर पूर्ण नाम या पूरा नाम ध्यान रखें, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका पूर्ण नाम आपसे पूछा जा सकता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद जेनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड और सौर सेल, ये सब डायोड के ही प्रकार हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके क्या उपयोग है और इनकी क्या खास बात है। जैसे हमने पहला पढ़ा प्रकाश उत्सर्जक डायोड या LED डायोड, तो यह एक विशेष प्रकार का डायोड होता है जिसमें अर्धचालक डायोड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ जानकारी इससे संबंधित है नहीं। LED आप अपने आसपास देखते ही रहते हैं आजकल, बैटरी, मोबाइल, इसके अलावा घर में सीरीज साज सामान के जो लाइटिंग होती है उनमें सब में LED का प्रयोग होता है। तो LED का पूर्ण नाम ध्यान रखिए और LED का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप जो दिया है जेनर डायोड, इसका दूसरा डायोड है। जेनर डायोड भारी मात्रा में अशुद्धि का PN संधि डायोड होता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से भंजक बोल्ट क्षेत्र, ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन में विद्युत परिपथ में वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जेनर डायोड होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। जेनर डायोड वे विशिष्ट डायोड है जो विद्युत धारा को न केवल एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित करते बल्कि जेनोड वोल्टता को प्राप्त करने के पश्चात यह विपरीत दिशा में भी विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो डायोड होते हैं वो विद्युत धारा का एक ही दिशा में प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, लेकिन जेनर डायोड इसका विपरीत है। जेनर डायोड जो होता है वो एनोड से कैथोड की ओर विद्युत धारा का तो प्रवाह करता है, लेकिन जब ये जेनर वोल्टेज को हासिल कर लेता है उसके बाद यह विद्युत धारा का विपरीत दिशा में भी प्रवाह
कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि जेनर डायोड दोनों दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगला है टनल डायोड। यह भी पीएन संधि डायोड का एक प्रकार है। इसका प्रयोग उच्च आवृत्ति के दोलक और एम्पलीफायर में किया जाता है। उसके बाद अगला डायोड है फोटो डायोड। फोटो डायोड प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग स्विच यानी कुंजियों में और पंचकार्डों में किया जाता है। तो ये अभी तक हमने डायोड के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमने देखा सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक के प्रकार देखे, दो प्रकार के अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में भी दो प्रकार के अर्धचालक देखे। बाह्य अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। उसके बाद इसके दो प्रकार पी टाइप और एन टाइप के। पी टाइप के जो थे उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंसी या 5 संयोजकता वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती थी और एन टाइप में मिलाई जाती थी और पी टाइप में 3 संयोजकता वाले अशुद्धियों को मिलाया जाता था और इनमें होल या छिद्र के द्वारा सामान्यतः विद्युत धारा का चलन होता था और ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। उसके बाद हमने डायोड को समझा था। डायोड के बाद हमने डायोड से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली थी, उनको समझा था, जिसमें हमने डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत, पोटेंशियल बैरियर और उसके बाद इसके दो टाइप जो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग होती है उसको समझा। इसके बाद हमने इनके टाइप देखे, जिसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड आदि इसके प्रकार को देखा और इनके उपयोग को जाना। अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की या ट्रायोड की। ट्रांजिस्टर प्राय 3 अर्धचालकों के संयोजन से प्राप्त किया जाता है। इसमें डोपिंग अर्धचालक की पतली परत को 2 पतली परतों के बीच रखकर इसका निर्माण किया जाता है। मतलब इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। डायोड में 2 टर्मिनल होते थे और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। ठीक है, इसको हम आगे और देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको 3 अर्धचालकों से मिलाकर बनाया जाता है और इन तीनों अर्धचालकों में से 3 टर्मिनल हमें प्राप्त होते हैं। इसके आविष्कार की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, जे बार्डिन, एच ब्रेटन ने किया था, लेकिन एग्ज़ाम में अधिकतर जो ऑप्शंस मिलते हैं वो मिलते हैं विलियम शॉकली को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिस्टर है 1951 में इसका जो खोज करता थे वो थे विलियम शॉकली। ठीक है, ईयर आप भले ही याद ना रखें, लेकिन आप ये याद रखिए कि ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता कौन है। इन्होंने पीएन संधि के प्रयोग से इसका निर्माण किया था। ये पहले संधि ट्रांजिस्टर का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे विलियम शॉकली। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डिन और एच.डब्ल्यू. ब्रेटन ने किया था। तो अब हम ट्रांजिस्टर के प्रकार देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, एन.पी.एन. और दूसरा पी.एन.पी. मतलब हम 2 एन टाइप के अर्धचालक के बीच एक पी टाइप के अर्धचालक को रखकर अगर ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो यह एन.पी.एन. टाइप का ट्रांजिस्टर होगा। और अगर हम 2 पी टाइप के अर्धचालकों के बीच एक एन टाइप के अर्धचालक को रख के ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं तो यह एक पी.एन.पी. टाइप का ट्रांजिस्टर होगा। तो चलिए आइए इनको समझते हैं। एन.पी.एन. ट्रांजिस्टर में 2 एन ट्रांजिस्टर के बीच एक अर्धचालक के बीच एक पी टाइप का अर्धचालक रख के इसका निर्माण करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो आधार होता है वो पी टाइप का अर्धचालक होता है और संग्राहक और उत्सर्जक जो होते हैं वो एन टाइप के होते हैं। तो एन.पी.एन. में आपका जो बीच में रहेगा वो आपका आधार होगा यानी बेस होगा,
इसके बाद जो एमीटर है वो आपका, बाकी दोनों टाइप के जो एमीटर और कंडक्टर जो एमीटर होंगे वो आपके एन टाइप के होंगे। उसी प्रकार अगर हम एनपीएन के बाद पीएनपी टाइप के अर्धचालक की ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें एन टाइप या एन टाइप का जो आधार होता है और उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के होते हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रयोग होता है पीएनपी टाइप का जो अर्धचालक होता है इसका प्रयोग एम्पलीफायर में किया जाता है, जिसमें परिपथ में आवृत्ति एवं आयाम को बदलने के लिए किया जाता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर के कुछ गुण देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर के गुण देखा जाए तो ट्रांजिस्टर के कार्य के लिए तापी शक्ति का क्षय नहीं करना पड़ता है। इसके लिए मतलब इसको हीट की आवश्यकता नहीं होती। इसका दोष क्या है? तापी परिवर्तन से इनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जब ये कार्य करते हुए गर्म होते हैं या ताप इनका बढ़ता है तो इसकी कार्य क्षमता कम होती है। उसके बाद दूसरा, ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर प्रयोग किया जा सकता है, मतलब इनको लो वोल्टेज पर ही यूज़ कर सकते हैं। और इनकी दोष की बात करें तो इनकी अभिलक्षण समान ना होने के कारण इनका व्यवहार भी एक समान नहीं होता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का आधार छोटा होने के कारण इनका उपयोग छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में किया जाता है, यह इनका गुण है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार होने से पूर्व जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उनका आकार काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन ट्रांजिस्टर के आने के बाद आकार में कमी आई एवं आकार छोटे होने लगे और आगे चलकर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी या इंटीग्रेटेड चिप ने सर्किट ने ले ली। तो ये हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला अर्धचालक का एक संयोजन है जिसमें 2 प्रकार के अर्धचालकों के बीच दो अर्धचालकों के बीच में एक अर्धचालक की पतली पट्टी लेकर इसका निर्माण किया जाता है। और जो बीच में होता है वो क्या होगा? आपका बेस होगा या आधार होगा। ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता कौन है? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद बात करें आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट की। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, आईसी क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है मुख्यतः सिलिकॉन धातु से या सिलिकॉन उपधातु से बनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, यह सिलिकॉन अर्धचालक से बनाया जाता है। आईसी जो अर्धचालक होता है उसके ऊपर एक सर्किट या परिपथ बनाया जाता है और उसका उपयोग विद्युत यंत्रों में किया जाता है। इसे आप देख सकते हैं। यह आईसी क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर एकीकृत परिपथ को 2 भाग में विभाजित कर देता है, रेखिक परिपथ और आंकिक परिपथ में। तो ये सारी चीज़ें इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आईसी बनाने में मुख्यतः किस धातु का उपयोग होता है, तो सिलिकॉन आपका उत्तर होना चाहिए। उसके बाद आईसी के खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो आईसी के खोजकर्ता इसमें यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिए आईसी के खोजकर्ता जे.एस. किल्वी हैं। कौन है? जे.एस. किल्वी। ध्यान रखिएगा, जे.एस. किल्वी आईसी के खोजकर्ता हैं। उसके बाद बात करें हम लॉजिक गेट की, तो लॉजिक गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ या डिजिटल सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच एक लॉजिकल रिलेशन का पालन करता है। मतलब उनके बीच जो लॉजिकल रिलेशन होता है उसके आधार पर काम करता है। यह सामान्यतः डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी में ऑन तथा ऑफ अर्थात स्विच के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लॉजिक गेट का प्रयोग ट्रांजिस्टर, आईसी में ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले 5 लॉजिक गेट हैं, लेकिन नीचे लॉजिक गेट के कई प्रकार दिए हुए हैं। वैसे लॉजिक गेट को हम आगे के लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे। अभी सामान्यतः आप इसका बेसिक नॉलेज ले सकते हैं।
तो लॉजिक गेट आप देख सकते हैं, ये जो टिक लगे हुए हैं, पहला आपका टिक है और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट ये बेसिक लॉजिकल गेट है। इन्हीं को मिलाकर हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे दूसरा टाइप आप देख सकते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में नॉट गेट और गेट दोनों सम्मिलित हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद नैंड गेट, नैंड गेट में आपका नॉट गेट और एंड गेट दोनों सम्मिलित है। वैसे ही जोर, नॉर और बफर जो गेट है इनको देख सकते हैं। तो ये था आज का इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी या विद्युतिकी को लेकर एक बेसिक लेक्चर, जो कि कंप्यूटर और उससे संबंधित या आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित क्षेत्र में व्यापक रूप से बेसिक के रूप में कार्य करेगा। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है, जिसमें आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, उनके खोजकर्ता और अर्धचालकों के जो प्रकार है पी टाइप और एन टाइप, इसके अलावा जो लॉजिक गेट्स हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो नीचे कुछ प्रश्न हैं, इनको हम आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न दिया है कि अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो, यानी सिंपल सी बात है कि अर्धचालक में अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, चालकता बढ़ती है, चालकता घटती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए और आपको इनमें से सही का चयन करना है। देखिए, डोपिंग या अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उससे इनकी चालकता बढ़ती है, पहली बात तो यह है, और यह सही है। लेकिन चालकता घटती नहीं है, गलत बात है। और प्रतिरोधकता बढ़ती है, यह भी गलत है। चौथा अगर आप देखेंगे तो प्रतिरोधकता घटती है, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के विपरीत है। अगर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी, अर्थात इसका आंसर डी होगा, जिसे आप देख सकते हैं पहला और चौथा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं इनमें क्या होता है। देखिए, पी टाइप के अर्धचालक में हमने देखा था कि जो होल्स होते हैं या छिद्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इस कारण इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप इसका आंसर उसी के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल वाहक होते हैं? नहीं। केवल छिद्र वाहक होते? नहीं। छिद्र बहुसंख्यक वाहक होते तथा इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में वाहक होते हैं। मतलब वही है जो हमने पहले पढ़ा है, छिद्रों की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब आर्सेनिक को सिलिकॉन के अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम देता है। देखिए, आर्सेनिक को सिलिकॉन की अशुद्धि के साथ मिलाते हैं, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो सिलिकॉन है वो पेंटावेलेंट है, पंच संयोजी है, यानी 5 संयोजकता वाला तत्व है, और उसको हम आर्सेनिक में मिला रहे हैं। तो कौन सा प्रकार बनेगा? एन टाइप का, क्योंकि 5 संयोजी तत्वों की जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो एन टाइप में। और यहाँ पर ध्यान दे, सी वाले ऑप्शन में दिया एन टाइप का चालक, लेकिन चालक नहीं होते, अर्धचालक होते हैं। तो पी टाइप के अर्धचालक में 3 संयोजी तत्व और एन टाइप के अर्धचालक में 5 संयोजी तत्व। सिलिकॉन 5 संयोजी तत्व है, अतः यह परिणाम एन टाइप का अर्धचालक बनाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एन संधि की अवरत परत की चौड़ाई, डिप्लेशन लेयर की बात कर रहा है, तो डिप्लेशन लेयर इसका आंसर होगा डी, उत्क्रम अभिनत के तहत बढ़ती है। मतलब जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें बढ़ जाती है और बैकवर्ड या रिवर्स बायसिंग में घट जाती है। उसके बाद अतिचालक वे तत्व होते हैं जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है, लेकिन इनकी चालकता बहुत कम ताप पर इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। अतिचालक और अर्धचालक अलग है। अतिचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह या प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। मतलब इनका अगर हम तापमान कम कर दें तो इनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है और चालकता अनंत हो जाती है। अतिचालक
की बात आई है तो अतिचालकता आपको पता होना चाहिए। अतिचालकता की खोज कैमर्लिन ऑन्स ने की थी। सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी? कैमर्लिन ऑन्स ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि? देखिए, अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि इसमें धारा वाहक का संख्या घनत्व बढ़ता है तथा विश्रांत समय घटता है, परंतु विश्रांत समय के प्रभाव का घटना संख्या घनत्व में वृद्धि से बहुत कम होता है। यही वही बातें जो सामान्यता में हम बात कर चुके हैं पहले। इसके बाद पीएन जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है जिसका कारण अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना। जो डिप्लेशन लेयर होती है या जो डिप्लेशन एरिया होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की अधिकता होती है, इस कारण विपरीत धारा होती है। क्योंकि पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन एन टाइप में नेगेटिव होता है, लेकिन जो डिप्लेशन क्षेत्र बनता है या जो अवक्षय क्षेत्र बनता है उसमें पी टाइप में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध कम होता है। सिंपल सी बात है, किसी भी अर्धचालक को जब गर्म करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ने का मतलब है उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने अर्धचालकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर उससे संबंधित जो भी बेसिक बातें थी उनको समझा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो को लेकर तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, लेकिन बाकी परीक्षाओं में भी इसकी उपयोगिता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।